जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी की क्लास में स्वागत है आपका। और सेकंड इंडिया वाली जो बुक है उसके अंदर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका 7वां चैप्टर, और चैप्टर का नाम है परिवहन और संचार। अब आप ये सोचेंगे भी सर ये कितनी बार आएगा? ये बहुत बार आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि फर्स्ट बुक में आपने 2 बार इनकी बेसिक जानकारी ले ली है। एक तो आपने जब तृतीय क्रियाकलाप पढ़ा तब ये भाई साहब दोनों वहां आ गए थे। उसके बाद में अगला पूरा चैप्टर विश्व के संदर्भ के अंदर ट्रांसपोर्ट और जो कम्युनिकेशन है वो सारा आ गया था। तो कुछ बेसिक जानकारी जो कंसेप्ट है वो आपने फर्स्ट बुक के अंदर प्राप्त कर लिया। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अपनी तो इंडिया को लेकर बात है सेकंड बुक वाली, तो भारत के संदर्भ में परिवहन और संचार की किस प्रकार की व्यवस्था है उनको जानेंगे। तो बेसिक नॉलेज आपके पास है, वहीं से हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। बहुत ही आसान है और बहुत ही प्यारे प्यारे आंसर है, आप बहुत ही इजी तरीके से एग्जाम में लिख सकते हो। तो इसलिए किसी प्रकार की, एक तो कह दूं भी, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि याद करने लायक अब बहुत कुछ इसके अंदर है नहीं, बहुत कुछ हम पहले ही कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, परिवहन और संचार। अब एक चीज आपको याद है, मैं आपको बार बार कहता हूं, कोई भी टॉपिक होता है, चाहे चैप्टर का नाम हो या कोई टॉपिक आता है, सबसे पहले एग्जाम के लिहाज से हम उसकी क्या तैयार करते हैं? डेफिनेशन, यानी परिभाषा, उसके अर्थ की बात करते हैं। और तो यहां अपना चैप्टर क्या है? परिवहन और संचार। चाहे वो फर्स्ट बुक के हिसाब से आ जाए, चाहे सेकंड बुक के हिसाब से आ जाए, तो परिभाषा तो पूछी जा सकती है आपसे एग्जाम के अंदर भी। परिवहन किसे कहते हैं, संचार किसे कहते हैं? नया कुछ नहीं करेंगे, पुराना आप पढ़ चुके हो भी। परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट एक ऐसी सेवा है या सुविधा है, कोई भी कहें आप, जिसमें व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। और संचार, कम्युनिकेशन में क्या है? संचार के अंतर्गत शब्दों, संदेशों, कोई तथ्य है, कोई विचार है, कोई फिलोसफी है, कोई दर्शन है, उसका आदान प्रदान है, वो इसमें शामिल किया जाता है। और संचार के साधन आप जानते हो, आपका पत्र हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, अखबार हो सकता है, टीवी हो सकते हैं। तो ये सब क्या हैं? ये हमारे कम्युनिकेशन के साधन हैं। वहीं परिवहन के अंतर्गत आपके ट्रक, बस, जीप, कार, आपके ये हो गई, कोई पाइपलाइन हो गई, रेलवे ट्रेन हो गई, आपकी हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ये सब क्या है? परिवहन के साधन है। तो दोनों परिभाषा होगी। अब एक प्यारा सा प्रश्न यहां पर एक निकाल लेते हैं, हम ही निकाल लेते हैं, क्या पता आपसे कोई पेपर बनवा ही ले। देखिएगा कि परिवहन और संचार का उपयोग किस पर डिपेंड करता है? इसका उपयोग दोनों का, चाहे आपसे परिवहन की बात हो जाए चाहे संचार की, इन दोनों का ही उपयोग एक वस्तु की उपलब्धता वाले स्थान से उसके उपयोग वाले स्थान पर लाने ले जाने की हमारी आवश्यकता के ऊपर डिपेंड करता है। भी एक कहां पर चीज हो रही है और कहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है, तो वहां लाने और ले जाने की क्या विशेषता है, क्या आवश्यकता है, उसके ऊपर हमारा परिवहन, ट्रांसपोर्ट और संचार है वो डिपेंड करता है। अभी तक अगर अर्जन, सर्जन, दुर्जन कोई भी अगर इधर उधर हो गया है तो दिमाग को सेट कर लीजिएगा। हम बहुत ही आसान सा प्यारा सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, परिवहन। और ये आपको ये डायग्राम याद आ रहा है, हमने पहले भी किया है। परिवहन के 3 प्रकार के साधन: स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन में बांटा था। फिर स्थल परिवहन को हमने सड़क परिवहन, रेलवे परिवहन और पाइपलाइन के अंदर बांटा था। ये इसका अभ्यास करना है अपने को। जल परिवहन को फिर 2 भागों में, अंतःस्थलीय जल परिवहन और सागरीय और महासागरीय जल परिवहन की बात की थी। वायु परिवहन में हमने राष्ट्रीय परिवहन और अंतरराष्ट्रीय परिवहन की बात करते हैं। तो ये चार्ट तो अपना पहले हो ही चुका है। अब आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज अपना जो टॉपिक है वो स्थल परिवहन के अंदर भारत के सड़क, रोड ट्रांसपोर्ट को समझेंगे। आज की इस क्लास में इस टॉपिक से जुड़े हुए इंडिया के संदर्भ में जो भी बात है ना, वो सब क्लियर करेंगे।
तो पिक्चर दिमाग में सेट हो जानी चाहिए भी अब हम क्या करने जा रहे हैं। तो चलिए रोड ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। सड़क परिवहन, ये लीजिए भी सड़क है, पक्की सड़क। पहले तो ज्यादा कच्ची होती थी, तो अब तो पक्की सड़कें बन गई। बहुत डेवलपमेंट है वो इंडिया का होता जा रहा है। तो भारत के सड़क परिवहन को समझाइए। हम छोटी छोटी लाइनों के माध्यम से चीजों को समझेंगे ताकि दिमाग में सेट हो जाए। क्योंकि अगर अर्जुन को कोई तौजी मिल ही गए और पूछ ले, अरे अर्जुन बता रोड ट्रांसपोर्ट का क्या सिस्टम है, तो भैया कुछ बातें तो दिमाग में रहनी ही चाहिए। कुछ बातें हम फर्स्ट वाली बुक में भी पढ़ चुके हैं, वो भी बेसिक चीजें इसके अंदर घुसोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बात तो रोड की हो रही है, चाहे दुनिया की बात करो चाहे इंडिया की बात करो। तो पहला कि भारत का सड़क जाल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल है। पूरी दुनिया के अंदर सड़कों का जो जाल बिछा गया है उसके अंदर इंडिया की कौन सी पोजीशन है भाई? दूसरी पोजीशन है। अब दूसरी पोजीशन है तो इसका मतलब कितना जाल बिछा दिया होगा अब तक? तो कुल लंबाई है वो लगभग 62.16 लाख किलोमीटर तक सड़क मार्ग है वो बिछा चुका है इंडिया। 62.16 लाख किलोमीटर इतनी सड़कें हैं वो तैयार हो चुकी है। और एक चीज और बता दूं, ये जो आंकड़े हैं ना, ये लेटेस्ट 2020-21 वाले जो आंकड़े हैं जो अपने सिलेबस के अंदर ऐड हुए हैं वो हैं। ठीक है, हो सकता है आपके पास पुरानी बुक हो तो उसके अंदर पुराना आंकड़ा हो, कोई बात नहीं, अगर वो भी एग्जाम में लिखेंगे तो चलता है। वैसे हो सकता है पूछेगा, कौन पूछेगा तभी लिखेंगे ना। तो 62.16 लाख किलोमीटर। और यहां प्रति वर्ष यानी हर साल सड़कों द्वारा लगभग 85% तो यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है, ये जो अपना परिवहन का साधन है। और 70% है वो यातायात का परिवहन किया जाता है। तो हर साल सड़कों के ऊपर 25% यात्री गुजरते हैं और 70% है वो माल इन्हीं सड़क मार्गों से गुजरता है जी। एक बहुत प्यारी सी लाइन जो पहले भी कई बार आप पढ़ चुके हो कि छोटी दूरियों की यात्रा करने के लिए कौन सा परिवहन का साधन सबसे बढ़िया है? तो छोटी दूरी तक जाना है तो कौन सा सबसे बढ़िया साधन है? वो है सड़क परिवहन। बहुत ही हमारे अनुकूल है, लाभदायक है, वो रहता है। अब बात आती है भी क्या सड़कों का यही सिस्टम था? ऐसा नहीं था। पहले तो आपको बताया ना, कच्ची सड़कें थी। फिर देश आजाद हो गया, तो देश के आजाद होने के बाद में कई प्रयास किए गए। कुछ प्रयास पहले भी किए गए, ब्रिटिश इंडिया के टाइम भी, जब अंग्रेजों का भारत के ऊपर राज था। तो एक प्यारा सा प्रश्न यहां बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है एक प्रश्न कि नागपुर योजना से आप क्या समझते हैं? नागपुर योजना, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है। तो भारत में आधुनिक सड़क परिवहन का पहला जो गंभीर प्रयास उस टाइम ब्रिटिश इंडिया द्वारा किया गया वो है 1943 में। और जो योजना लाई गई उस योजना का नाम दिया गया था नागपुर योजना। तो नागपुर योजना आजादी से पहले आ गई 1943 में अंग्रेजों के टाइम। और अंग्रेजों ने यह सोचा भी यार थोड़े सड़कें हैं वो ठीक की जाए अपने लाभ के लिए, ताकि इधर उधर जाना, व्यापार करना, आर्मी को लाना ले जाना उनके लिए आसान हो जाए। लेकिन उस टाइम आपको पता है भारत के 1/3 हिस्से के ऊपर राजाओं का राज था, रजवाड़ों का था, बाकी के ऊपर ब्रिटिश इंडिया यानी अंग्रेजों का अधिकार था। अंग्रेज तो चाहते थे लेकिन कई रियासतों के राजाओं ने उनके साथ सही तरीके से शायद जो कहते हैं ना तालमेल नहीं बैठ पाया। तो रजवाड़ों और ब्रिटिश इंडिया के बीच समन्वय, कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण यह योजना लागू ही नहीं हो पाई। तो 1947 में हम आजाद हो गए। तो आजादी के बाद भारत सरकार ने सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए एक 20 वर्षीय, ध्यान रखिए, एक 20 वर्षीय सड़क योजना है वो स्टार्ट की। और कब स्टार्ट की? 1961 के अंदर। तो 1961 में आजाद भारत, उस टाइम भारत आजाद हो चुका था, 1961 के अंदर भारत सरकार ने एक 20 वर्षीय सड़क योजना है वो प्रारंभ की।
तो स्टार्टिंग में तो जो बड़े शहर थे उनके आसपास ही सड़कों का जाल है वो बिछाने की कोशिश की गई। तो ये तो स्टार्टिंग की बात है। आज तो आपको पता है बहुत बड़ा सिस्टम है वो हो चुका है। तो दो ये छोटे प्रश्न बन जाते हैं, उनके बारे में भी अब चर्चा हो गई। भी 20 वर्षीय सड़क योजना 61 में आई और नागपुर योजना 43 वाली जो फेल हो गई वो आ गई। चलिए अब सड़क परिवहन को लेकर एक और प्यारा सा प्रश्न। अब हम पूरे इंडिया के अंदर घुस जाते हैं अच्छे से, भी क्या क्या काम है वो सड़कों को लेकर हो गया है। तो प्रश्न बनता है कि निर्माण, बनाना और उसका रख रखाव यानी मेंटेनेंस करना। तो निर्माण और रख रखाव के उद्देश्य से भारत के अंदर सड़कों को कई भागों के अंदर बांटा गया है। तो निर्माण और रख रखाव के आधार पर भारत में सड़कों का वर्गीकरण किया गया है। यहां जरूर मैंने शॉर्ट में इंग्लिश नाम लिख दिया, आप हिंदी में लिख लीजिएगा। जैसे NH एक तो हो गया यानी नेशनल हाईवे, आप क्या लिखोगे? राष्ट्रीय महामार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग हो गए जी। दूसरा स्टेट हाईवे, ये कौन से हो गए? राज्य महामार्ग हो गए। तीसरा हो गया DR यानी डिस्ट्रिक्ट रोड, जिला, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, प्रमुख जिला सड़कें, जिला सड़कें होगी। चौथा हो गया RR यानी रूरल रोड यानी ग्रामीण सड़कों की बात। और उसके अलावा कुछ अदर रोड्स भी हैं। अदर रोड्स में हम दो के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। एक है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन के बारे में थोड़ा सा 2-4 लाइनें। और उसके बाद में इंटरनेशनल हाईवे के बारे में यानी अंतर्राष्ट्रीय जो कोई सड़क चलती है उसके बारे में, क्योंकि आपको पता है भारत की सीमा है जो कई देशों के साथ लगती है, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा 1 या 2 लाइन, ज्यादा नहीं। तो इस प्रकार से आप देखो निर्माण और रख रखाव के आधार पर हमने कई भाग बांट लिए। एक हो गया राष्ट्रीय महामार्ग, दूसरा हो गया राज्य महामार्ग, तीसरा हो गया जिला सड़कें और चौथा हो गया ग्रामीण सड़कें और पांचवा हो गया अन्य सड़कें। अन्य सड़कों में हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात और सीमा सड़क संगठन के ऊपर बात करेंगे। अब ध्यान दीजिए, अब हम इनको एक एक करके 2-2, 3-3 बातें ही भी। नेशनल हाईवे, इसका निर्माण और रख रखाव कौन करता है, ये किन को जोड़ती है, और पूरे भारत में जितनी भी सड़कें बनी हुई है उनका कितना प्रतिशत हिस्सा नेशनल हाईवे का है, कितना स्टेट हाईवे का है और कितना इन ग्रामीण सड़कों का है, इनके बारे में तो 3-4 सामान्य सी बातें हम समझेंगे। तो सबसे पहले ले लेते हैं, इसमें सबसे पहले नेशनल हाईवे की बात कर लेते हैं। नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय महामार्ग। अब पहले परिभाषा, आदत बन गई ना अपनी, जब परिभाषा दिमाग में है तो फिर कुछ है ही नहीं भी। किसे कहेंगे? वे प्रमुख सड़कें हैं ये जिनका निर्माण और रख रखाव, इसी के आधार पर तो हमने बांटा है, केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। तो जिन प्रमुख सड़कों का या जिन सड़कों का निर्माण और रख रखाव केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है उनको कहा जाता है राष्ट्रीय महामार्ग कहा जाता है। अब ये जो नेशनल हाईवे हैं किन को जोड़ती है? इसका मतलब जब पूरे देश की बात हो रही है तो बड़ी बड़ी जगहों को जोड़ती होगी। ये महामार्ग जितने भी राज्य हैं उन राज्यों की राजधानियों को आपस में जोड़ेगी, राज्यों के जो प्रमुख नगर कोई होते हैं उनको आपस में जोड़ती है, और अगर समुद्री तट के जो पत्तन बंदरगाहें हैं उनको, और प्रमुख जो रेलवे स्टेशन जंक्शन जहां पर कई तरफ से रेल है वो पहुंचती है, वो रेलवे जंक्शन है, तो उनको आपस में जोड़ती है। तो एक तो राष्ट्रीय महामार्ग का निर्माण और रख रखाव मेंटेनेंस कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। किनको जोड़ती है? राज्यों की राजधानियां, प्रमुख नगरों को, पत्तनों को, और प्रमुख जो रेलवे जंक्शन है ताकि कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए उनको जोड़ती है। 2 बात हो गई जी। तीसरी बात, अब इनका इस्तेमाल फायदा कौन लेता है? फायदा भैया व्यापार के अंदर होगा। इन सड़कों का उपयोग अंतरराज्यीय परिवहन में, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर माल पहुंचाने में, एक। दूसरा, माल के साथ साथ यात्री भी आई गई भाई,
दूसरा है सामरिक क्षेत्र, यानी देश की सुरक्षा का मामला है। सामरिक क्षेत्रों तक रक्षा सामग्री और सेना के आवागमन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसके महत्वपूर्ण काम हो गए। अब चौथी बात क्या आ गई? चौथी भी, देश के अंदर जो कुल सड़कें बनी हुई है उनके अंदर इसका कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो वो है केवल 2%। तो राष्ट्रीय महामार्गों की लंबाई, पूरे देश की कुल सड़कों की लंबाई की केवल मात्र 2%। तो नेशनल हाईवे को लेकर सिर्फ 4 बार केंद्र सरकार बनाती है। राजधानियां और प्रमुख नगरों और पत्तनों को जोड़ती है। इसमें व्यापार, यात्रियों को लाना ले जाना और व्यापार दूसरे राज्यों के साथ किया जा सकता है। सुरक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। इससे आर्मी के लिए सामग्री पहुंचाई जा सकती है, आर्मी इधर से उधर जा सकती है। और टोटल 2%, बस 4 बार, नॉर्मल सी बातें। ये लीजिए नेशनल हाईवे। अब क्या है, आजकल आपको पता है बड़े बड़े 4 लाइनें भी, 4 साधन एक साथ आ सकते हैं, 4 ही जा सकते हैं, या 6 लाइन 6 साधन आ सकते हैं और 6 ही जा सकते हैं। बड़े बड़े आपने हाईवेज हैं वो देखे होंगे जब घर से बाहर कभी बड़े शहर की तरफ निकले हो। चलिए, इसके बाद में अब हमने कह दिया नेशनल हाईवे से जुड़ी 4 बातें। अब इतनी बड़ी पूरे देश के अंदर इस व्यवस्था को कौन संभालता है? हमने कहा केंद्र सरकार संभालती है। अब भैया केंद्र सरकार भी, आपको पता है सरकार के अंदर बहुत से मंत्रालय होते हैं। उन मंत्रालयों के अधीन कोई एजेंसी बनाई जाती है, उसके अंदर पूरे सरकारी कर्मचारी होते हैं, आईएएस अधिकारी होते हैं, वो सब मिलकर उस व्यवस्था को संभालते हैं। तो अब हम उस नेशनल हाईवे के निर्माण और रख रखाव की जो एजेंसी है उसको जान लेते हैं, जो केंद्र सरकार की ही है। वो है भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंग्लिश में शॉर्टकट कहते हैं NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई। और कब की गई? 1995 में। तो लीजिए एक छोटा सा प्रश्न आ गया भी अर्जुन। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण अथॉरिटी का गठन भारत सरकार ने कब किया? 1995 में किया। अब फिर आता है ये किस मंत्रालय के अधीन है? ये भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन है। जो ट्रांसपोर्ट का काम देखने वाला मंत्रालय होता है, मंत्रालय में एक मंत्री भी होता है, फिर उसके नीचे सेक्रेटरी होते हैं, पूरी व्यवस्था चलती है। और आज के हिसाब से बात करें तो वर्तमान में श्री नितिन गडकरी जी हैं, वो भूतल परिवहन मंत्री हैं और सड़कों का खूब जाल भारत के अंदर बिछ रहा है। तो भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन है और एक स्वायत्त शासी निकाय है, ऑटोनोमस बॉडी है, यानी बार बार इनको मंत्री जी से पूछने की जरूरत नहीं होती। ये अपना काम, जो काम दे दिया उस काम को अपने हिसाब से कर सकती है, ये स्वतंत्रता इनको होती है। इसलिए इसको कहा जाता है स्वायत्त शासी निकाय, यानी ऑटोनोमस बॉडी कहा जाता है। हाँ ठीक है, मंत्री जी ऊपर रहेंगे लेकिन उनके अधीन ये अपना डिसीजन कर सकती है। इसे राष्ट्रीय महामार्गों के विकास, रख रखाव और उनको चलाने की जिम्मेदारी है वो सौंपी गई है। तो वही आ गया निर्माण, रख रखाव ये। और इसके साथ ही ये राष्ट्रीय महामार्गों के रूप में सड़कों की गुणवत्ता सुधार के लिए एक शीर्ष संस्था है। ये एक अपने आप में छोटा प्रश्न निकाल सकते हो आप। कैसे निकालोगे? खुद ही निकालना सीख लो। कौन सी संस्था है, कौन सी एजेंसी है भारत के अंदर जो सड़कों की गुणवत्ता सुधार के लिए देश की शीर्ष संस्था है? और उस संस्था का नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, जिसका गठन, ये उसका लोगो दिखा रखा है, 1995 में हुआ। चलिए, पहले बेसिक जानकारी 4 लाइनें। अब फिर NHAI से जुड़ी हुई भी, कब गठन हुआ पहले ये पता हो, बाद का कुछ याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो और भी ठीक है। अब बात आ गई, अब NHAI से जुड़े बहुत से प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर चलते हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण हैं, उनके ऊपर बात कर लेते हैं भी। ये NHAI कौन कौन से प्रोजेक्ट है उसके ऊपर काम कर रही है। लीजिए साहब, सबसे प्यारा प्रश्न पहला, और वो है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना।
और इस परियोजना के तहत जो लंबाई है वो कितनी है, एक तो ये ध्यान रखिए 5846 किलोमीटर। और ये प्रोजेक्ट जो नेशनल हाईवे है ये कितने महानगरों को आपस में जोड़ता है, देश के जो सबसे बड़े 4 महानगर है, सबसे बड़े दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ता है। एक तो इसकी लंबाई ध्यान हो 5846 किलोमीटर, उसके बाद में ये 4 बड़े महानगरों को आपस में जोड़ती है। फायदा क्या मिला इसको पूरा होने से, इसका मतलब इन जब बड़े महानगरों की तरफ जाते हैं तो टाइम कम लगने लग गया। तो टाइम कम लगने लग गया तो ऐसे लगता है भी दूरी कम हो गई, तो समय और दूरी है वो कम हो गई, और यातायात का जो खर्चा है वो भी क्या हो गया, कम हो गया। तो ये हो गया इसका लाभ। अब आपको मानचित्र पर इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। स्वर्णिम चतुर्भुज इंडिया का मैप, ये रहा जी यहां पर दिल्ली, ये रहा मुंबई, ये रहा चेन्नई और ये रहा कोलकाता। तो दिल्ली को मुंबई से, मुंबई को चेन्नई से, चेन्नई को कोलकाता से और कोलकाता को दिल्ली से जोड़ा गया है। तो बन गया ना चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है इसको, 4 बड़े महानगरों को जोड़ता है। और इस पूरे की जो लंबाई है वो कितनी है, 5846 किलोमीटर है जी इसकी लंबाई। इनसे क्या हो गया, समय की बचत हो गई, दूरी कम हो गई और खर्चा भी कम हो गया, ये बेनिफिट हुआ। चलिए अब और बात करें। दूसरा, एक गलियारा, एक कॉरिडोर और बना रखा है। इसके अंदर 2 नाम आते हैं, उत्तर दक्षिणी गलियारा, यानी भारत में उत्तर को दक्षिण से जोड़ा गया है, और दूसरा पूर्व पश्चिम गलियारा यानी कॉरिडोर की बात आती है। तो सबसे पहले हम उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर की बात करें। उत्तर दक्षिणी गलियारे का उद्देश्य है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जोड़ना है। कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ना है। लीजिए ये रहा कश्मीर, और इस प्रकार से ये बना दीजिए हमने हाईवेज, और कहां तक, कन्याकुमारी तक। तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, यानी श्रीनगर से लेकर विभिन्न राज्यों से होते हुए उत्तर से दक्षिण तक कन्याकुमारी तक। तो उत्तरी छोर है वो श्रीनगर और दक्षिणी छोर कौन सा हो गया, कन्याकुमारी। ये जम्मू कश्मीर में और ये किस में हो गया, तमिलनाडु के अंदर हो गया। तो उत्तर दक्षिणी गलियारा कॉरिडोर किन को जोड़ता है, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। अब इसके बाद पता होना चाहिए भैया इसकी लंबाई कितनी है, तो वो है 4016 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 3 लंबाइयां ध्यान रखनी है, एक स्वर्णिम चतुर्भुज की, उत्तर दक्षिण की और पूर्व पश्चिम की। ठीक है जी, ये दिमाग में हो गया सेट। अब बात करें पूर्व पश्चिम गलियारे की। पूर्व पश्चिम गलियारा, ये पूर्व है जी और ये पश्चिम है। ये देखिए यहां पर है सिलचर, असम के अंदर, आसाम में, और ये जा रहा है जी विभिन्न राज्यों से होता हुआ साहब पोरबंदर तक। पोरबंदर कहां है, गुजरात में। सिलचर कहां है, असम में। तो पूर्व, ये पूर्वी साइड का शहर कौन सा है, ये ध्यान रखिए। पूर्व में सिलचर को किससे जोड़ता है, पश्चिम के अंदर पोरबंदर। तो सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है कौन सा, पूर्व पश्चिम गलियारा। और अभी हाल ही में जो आरएस का पेपर हुआ है उसके अंदर यही से क्वेश्चन, एनसीईआरटी की किताब से काफी क्वेश्चन आरएस के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पूर्व पश्चिम गलियारे का उद्देश्य क्या था, असम के सिलचर को पोरबंदर से जोड़ना, और इसकी लंबाई है जी 3640 किलोमीटर। ये उत्तर दक्षिण वाले की 4016 और ये है 3640। तो पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। ये हो गई जी, बड़ी बड़ी बातें हो गई जी अपने नेशनल हाईवे की। हालांकि एक लास्ट में चलकर एक हम और भी पढ़ लेंगे, या मैं चाहूं अपने स्टार्टिंग में ही उसकी बात कर लेते हैं ताकि आपके ये अच्छे से ये क्लियर भी हो जाए ये बात। लीजिए साहब उसकी बात कर लेता हूं, ये रहा, ये भी साथ ही कर लेते हैं। ये भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंडर में ही चल रहा है, भारतमाला प्रोजेक्ट चल रहा है एक, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। भारतमाला इसके अंदर क्या है आपको देखिए, हमने उत्तर दक्षिणी गलियारे की बात कर ली, पूर्व पश्चिम वाले की बात कर ली, और हमने किन की बात कर ली,
ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज था, इनकी बात कर ली। अब ये इलाका तो आपस में जुड़ ही गया। एक चीज, एक प्यारा सा प्रश्न बनता है, अभी दिमाग में आया है, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन कंपटीशन के लिए कभी काम आ जाए। ये उत्तर दक्षिणी गलियारा, ये पूर्व पश्चिम गलियारा, दोनों किस शहर में एक दूसरे से मिलते हैं? तो आपको बताना चाहूं, वो जगह है झांसी। अब कमेंट करके आप मुझे ये बताइएगा झांसी किस राज्य के अंदर है, ये आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप देखिए, उत्तर दक्षिणी गलियारा, पूर्व पश्चिम, और ये तो जुड़ गए। अब भारत सरकार एक नया प्रोजेक्ट लेकर आई 2017 के अंदर, और उसने कहा भी जो बचा हुआ इलाका है उनको भी जोड़ दे आपस में, जैसे इस इलाके को जोड़ दे इधर से, और ये इधर से होता हुआ यहां इस पूरे इलाके को वापिस ये जोड़ दे, और प्लस इसको इधर से जोड़ दे। ये जो इलाके अगर कहीं बीच बीच में जो आपस में थोड़ी दूरी पर है उनको भी आपस में जोड़ दे भी, यानी तटीय इन सबको जोड़कर, तो एक भारत माला जब पूरा करेंगे तो इसका मतलब पूरा भारत एक माला की मोतियों की तरह आपस में पिरोया जाएगा। तो बहुत ही ट्रांसपोर्ट की जो सुविधा है वो बहुत आसान हो जाएगी। इसी को लेकर भारत माला प्रोजेक्ट है वो चलाया गया, जो 2017 में चला। इसको पूरा करने का जो टारगेट रखा था ना, वो 2022 रखा था, लेकिन बीच में 2020 में हमारे कोविड साहब आ गए, तो कोविड की वजह से काम रुक गया। तो अभी ये निर्माणाधीन ही है, ये प्रोजेक्ट अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हो सकता है अभी थोड़ा साल 2 साल इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में टाइम लग जाए। हमारे साइड से भी ये भारतमाला प्रोजेक्ट है, जहां से मैं रह रहा हूं संगरिया, वहां पास से ही ये भारतमाला प्रोजेक्ट है वो गुजरता है। तो इससे जुड़े हुए आपको तो थोड़ा सा परीक्षा के लिहाज से गौर करना है। बाई चांस कोई 1-2 नंबर में पूछ ले भारतमाला परियोजना पर टिप्पणी लिखिए, तो लिख दीजिएगा। भी जो बातें बताई ये भी आप लिख सकते हो भी, 2017 में ये प्रोजेक्ट आया, 2022 में इसको पूरा होना था, लेकिन अभी तक ये निर्माणाधीन है। तो इसकी जो बातें कही हमने वो थोड़ा सा कर ले। इसमें क्या उद्देश्य रखा? तटवर्ती भागों से लगे हुए राज्यों की सड़कों का विकास करना, सीमावर्ती भागों और छोटे बंदरगाहों को आपस में जोड़ना है। इसमें पिछड़े इलाके हैं, धार्मिक पर्यटन स्थल हैं, उनको भी आपस में जोड़ दिया जाए। यानी साइड में कोई रह रहा है तो जहां से मेन हाईवे गुजर रहा है वहां से साइड में जो हाईवे के ही पार्ट बनाकर उन शहरों को भी आपस में कनेक्ट है वो कर दिया जाए। सेतु भारतम परियोजना ये इसी के अंदर चलती है, यानी पुल वगैरह बनाने के अंदर। सेतु भारतम परियोजना के अंतर्गत 1500 बड़े पुलों और 200 रेल ओवरब्रिज और अंडरब्रिज का निर्माण होना है, और लगभग 900 किलोमीटर के एक नए घोषित किए गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए जिला मुख्यालयों को जोड़ने की योजना है। अगर भारतमाला की जो रोड है वो अगर जिला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से थोड़ी दूरी से निकल रही है तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को भी उससे लिंक रोड बनाकर, वही हाईवे वाली बनाकर उससे जोड़ना है। तो वो 900 किलोमीटर का टारगेट। तो ये वो बातें हैं जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करना था उस टाइम क्या टारगेट रखा गया। हालांकि आपको पता है जो प्रोजेक्ट चलता है और उसमें कई प्रकार की चेंजेस है वो होते रहते हैं, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन इतनी सी बात आप थोड़ा सा गौर कर लीजिए, जो याद रह जाए वो ठीक है, नहीं रहे तो और भी ठीक है। तो ये लीजिए भी, राष्ट्रीय महामार्ग से जुड़ी हुई जितने भी बातें थी उन सबको हमने यहां पर कर लिया है जी। अब नेशनल हाईवे के बाद में किसकी बात आती है? स्टेट हाईवे की, राज्य महामार्ग की बात आ गई। राज्य महामार्ग की वही 3 बातें, कौन बनाता है, क्या है? तो इन मार्गों का निर्माण और रखरखाव है वो राज्य सरकार द्वारा होता है। राज्य सरकार करती है भी निर्माण और रखरखाव। अब फिर वही ये किनको जोड़ता है? जब नेशनल हाईवे की बात की तो हमने राजधानियों और बड़े नगरों को दूसरों से जोड़ा। यहां अब राज्य सरकार, राज्य के अंदर की बात हो रही है, तो सभी जिला मुख्यालयों को किससे जोड़ा जाएगा? उस राज्य की राजधानी से। तो राज्य की राजधानी को जिला मुख्यालयों और भी कोई अन्य कोई महत्वपूर्ण शहर, कोई नगर बीच में है तो उनको भी आपस में इससे जोड़ा जाता है। और ये राष्ट्रीय महामार्गों से भी आपस में जोड़े जाते हैं। नेशनल हाईवे गुजरता है तो वहां तक भी इसको जोड़ दिया जाता है। अब बात आती है जहां हमने उसकी बात की 2% पर नेशनल हाईवे है, वहीं कुल सड़कों की लंबाई का 4% भाग है वो कौन सा है? स्टेट हाईवे का है। नेशनल हाईवे 2% और स्टेट हाईवे 4%।
परसेंट की बात आती है, स्टेट खर्चा उठाता है इसके बारे में, सिंपल सी बात। चलिए साहब, अब बात आती है जिला सड़कों की। डिस्ट्रिक्ट, जो प्रमुख जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, ये मोस्टली स्टेट के अंडर में ही आती है। ये सड़कें जिला मुख्यालयों और जिले के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों को आपस में जोड़ती है। स्टेट हाईवे किसको जोड़ता है? राजधानी को जिलों से, और ये जिले के अन्य जो प्रमुख तहसीलें वगैरह है, एसडीएम कार्यालय जहां है, उनको आपस में जोड़ने का काम करती है ये सड़कें। और इनकी जो लंबाई है वो है 14% है, अभी ज्यादा है, 2%, फिर 4%, 4 और अब 14% तो देश की कुल सड़कों की लंबाई का 14% किसमें आता है? जिला सड़कों में। चलिए अब गांव की तरफ रुख करते हैं, ग्रामीण सड़कें, रूरल रोड्स की बात। ये सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों को आपस में जोड़ती हैं। अब ग्रामीण सड़कें हैं वो स्टेट गवर्नमेंट भी बनाती है और केंद्र सरकार भी पैसा देती है, केंद्र सरकार भी। आपने अपने गांव के आसपास ऐसे बहुत से बोर्ड लगे हुए देखे होंगे सड़कों के किनारे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, PMGSY। तो ये केंद्र सरकार की जो परियोजना है, प्रोजेक्ट है। तो यानी सेंट्रल गवर्नमेंट गांव के अंदर सड़कों के विकास के लिए, गांव को आपस में जोड़ने के लिए पैसा देती है। वाजपेयी जी के टाइम ये जो योजना है वो चली थी और चल रही है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो भारत की कुल सड़कों की लंबाई का 80% हिस्सा इसमें आता है, सबसे ज्यादा। नेशनल हाईवे में 2%, स्टेट हाईवे में 4%, डिस्ट्रिक्ट वाले में 14 और ग्रामीण के अंदर हो गया 80। टोटल करेंगे तो हो गया जी पूरा 100। तो ग्रामीण सड़कों की लंबाई ज्यादा है। ग्रामीण सड़कों के घनत्व में एक छोटा सा प्रश्न निकाल लेते हैं अर्जुन यहां पर, कि ग्रामीण जो सड़कें हैं ना, उनका घनत्व में प्रादेशिक विषमता पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? कहीं पर सड़कों का जो डेंसिटी यानी सड़कें ज्यादा मिलती है, कहीं पर कम मिलती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है उस इलाके की जमीन, भूभाग की प्रकृति। समतल भूभाग है तो सड़कों का जाल आसानी से बिछाया जा सकता है। उबड़ खाबड़ पहाड़ी रेगिस्तानी इलाका है तो वहां पर आपको सड़कों का जाल कम देखने को मिलता है। तो किसकी वजह से हो रहा है ये भिन्नता का कारण? भूभाग की प्रकृति, यानी स्थल की आकृति कैसी है इसके ऊपर डिपेंड करता है। हो गए जी 4 बड़े। अब हम थोड़ा सा अन्य वालों के ऊपर बात कर लेते हैं। अन्य में याद आ रहा है ना, हमने 2 के ऊपर बात की थी। एक तो हमने सीमांत सड़कें, बॉर्डर वाली रोड्स की बात कही थी, और एक हमने कहा अंतरराष्ट्रीय महामार्ग। ये अन्य में आ जाते हैं, जो थोड़ा बहुत हिस्सा होता है। अब बात करते हैं एक प्यारा सा प्रश्न, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। सीमा सड़क संगठन BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन की स्थापना हुई कब? मई 1960 के अंदर, मई 1960। NHAI की स्थापना 1995 में, ये उससे ही पहले। सीमा सड़क संगठन की स्थापना मई 1960 में। एक नागपुर योजना आई थी 1943 में, और एक 20 वर्षीय सड़क योजना आई थी 1961 की बात की थी। यहां पर मई 60 आ रहा है, 7 बोल रहा हूं ताकि कंपैरिजन हो जाए माइंड में। सीमा सड़क संगठन की स्थापना भारत के अंदर मई 1960 में हुई। और ये क्या काम करती है? नाम से स्पष्ट है, बॉर्डर वाली सड़कें बनाती है सीमा के ऊपर, क्योंकि सीमा के ऊपर हमारे सुरक्षा के लिए आर्मी को जाना होता है, उनके लिए बहुत सी चीजें हैं वो भेजनी होती है, वो आसानी से वहां पहुंचाई जा सके, इसलिए ये सड़कें हैं वो अच्छी तरीके से तैयार की जाती है। तो सामरिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में सड़कें बनाना, उनका रख रखाव करना, ये इनकी जिम्मेदारी है सीमा सड़क संगठन की। और साथ में ही ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ हटाने की जिम्मेदारी भी इसी की है। ज्यादा जो ऊंचाई वाला इलाका है, बॉर्डर वाली जो साइड के अंदर, वहां ज्यादा बर्फ गिरती है, तो बर्फ हटाने का काम भी कौन करता है? BRO करता है। तो ये इसके प्रमुख काम हो जाते हैं। और इसी BRO ने, सीमा सड़क संगठन ने अधिक ऊंचाई वाले 4000 मीटर से भी अधिक ऊंचा जो एरिया है वहां की अगर बात करें तो चंडीगढ़ को मनाली और लेह लद्दाख के अंदर जोड़ने वाली सड़क बना दी है। किसने बनाई? BRO ने, सीमा सड़क संगठन।
चंडीगढ़ को मनाली और मनाली से लेह लद्दाख के अंदर वहां तक सड़कें बिछा दी। सोचिएगा कितना पहाड़ी ऊंचा इलाका है, बर्फ जम जाती है, बर्फ भी यही हटाते हैं। तो बहुत बड़ा काम ये करता है। कौन? सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, आर्मी लगी रहती है इसके अंदर। हो गया जी ये बात, बहुत प्यारी प्यारी बातें। अब एक चीज और, एक सुरंग, बहुत सी सुरंग भी बनाई गई है। उन्हीं सुरंगों की अगर बात करें तो विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है वो अटल टनल है, और मुझे भी इसको देखने का सौभाग्य है, वो प्राप्त हुआ। हिमाचल प्रदेश के अंदर अटल टनल, एक तो लंबाई ध्यान रखिए कितनी है, 9.02 किलोमीटर, और सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई है। 9.02 किलोमीटर, यानी सीधी सी बात है, बड़ा जो पहाड़ी इलाका है उसके अंदर ये गुजरती है। टनल जिसको कहा जाता है, गुफा जो है, ठीक है, यहां से और पूरा 9.02 किलोमीटर से यहां गुजरते हैं, और साधन एक जा भी सकता है, आ भी सकता है आसानी से। और ये किसने बनाई है? अटल टनल। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर इसका नाम अटल टनल है, वो रखा गया है। और ये मनाली को लाहौल स्पीति जो डिस्ट्रिक्ट है वहां का, लाहौल स्पीति से जोड़ती है बीच में। इसकी वजह से क्या हो गया, रास्ता बहुत शॉर्ट हो गया, वरना जब बर्फ गिरती थी वहां पर तो रास्ता बंद हो जाता था, तो इलाका बंद हो गया, इसका मतलब एक दूसरे से कनेक्टिविटी टूट गई। लेकिन अब तो पहाड़ के अंदर से रास्ता बना दिया, सुरंग बना दी, अटल टनल यानी सुरंग बना दी वहां पर, तो ये बहुत ही काम आसान हो गया। किसने बनाया? सीमा सड़क संगठन ने। अटल टनल लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर, यानी लगभग 9 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा है। तो इतनी बात आपको सीमा सड़क संगठन को लेकर। अब बात आती है, एक लाइन आपको कहा था ना अंतरराष्ट्रीय महामार्गों की, तो थोड़ा पाकिस्तान वाली साइड के अंदर आपको पता है अपनी पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर लगती है वहां पर जो आने जाने की जो व्यवस्था की, ऐसी व्यवस्था बांग्लादेश वाली साइड में भी है। पड़ोसी देशों के बीच भारत के साथ प्रभावी संपर्क को उपलब्ध कराते हुए सद्भावपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के लिए, यानी मैत्री संबंध स्थापित करने के लिए है। तो आपको पता है, एक तो है वाघा बॉर्डर पंजाब के अंदर, लाहौर से आती है एक बस, लाहौर को दिल्ली से जोड़ती है, दिल्ली को और लाहौर के बीच में, लाहौर पाकिस्तान में, वाघा बॉर्डर से होते हुए एक बस सेवा चलती है। जब दोनों देशों के बीच संबंध ठीक होते हैं तो चल पड़ती है, वरना बंद हो जाती है। इसी प्रकार से श्रीनगर और मुजफ्फराबाद के बीच में भी अमन सेतु बना हुआ है। अमन सेतु पीओके वाला जो इलाका है आपस में जोड़ते हैं और यहां से लोग हैं वो गुजरते हैं। तो ये थोड़ी सी अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग संबंधों के आधार पर ही ये कनेक्टिविटी है वो बनती है। हो गया जी ये सारी बातें, और उसके भारतमाला अपना पहले ही हो चुका है। चलिए अब लास्ट के अंदर बात कर लेते हैं। एक टॉपिक और आता है, क्या आप जानते हो, ग्रांड ट्रक रोड वाला जो एक मुद्दा आ जाता है कई बार, उसकी अगर बात करें तो आपने पता है ना, जब मुगल आए भारत के अंदर, मुगलों में कौन आया था? बाबर आया था। बाबर के बाद कौन आया? हुमायूं आया था। फिर हुमायूं को उसका ही जो सेनापति था जिसका नाम था शेर शाह सूरी, उसने हरा दिया था, चल हटा सावन की घटा मैं करूंगा राज। तो हुमायूं के बाद शेर शाह सूरी है वो भारत का शासक बना, जब तक मरा नहीं, कुछ टाइम तक ये शासन है वो किया, बाद में वापिस हुमायूं आ गया था। तो शेर शाह सूरी ने अपने साम्राज्य के ऊपर कंट्रोल करने के लिए एक सड़क बनाई थी। तो शेर शाह सूरी ने उस सड़क को नाम दिया था शाही सड़क। शाही सड़क, और किसको जोड़ती थी वो कोलकाता को इधर काबुल तक आती थी। कोलकाता से अफगानिस्तान काबुल तक उसका फैलाव था, शाही सड़क। फिर बाद में आपको पता है अंग्रेज आ गए, तो अंग्रेजों का राज स्टार्ट हो गया। तो ये जो पुराने टाइम में शाही सड़क के नाम से चलती थी, इन्होंने नाम बदल कर दिया ग्रांड ट्रक रोड, जीटी रोड। जीटी रोड पंजाबी गानों में बहुत शब्द आता है ये, जीटी रोड। तो अंग्रेजों ने इस रोड का नाम क्या कर दिया? जीटी रोड कर दिया। और बाद में ये, और कहां तक? कोलकाता से लेकर पेशावर तक, ये पेशावर है यहां तक,
कोलकाता से लेकर पेशावर तक इस रोड का नाम रख दिया गया जीटी रोड। ठीक है जी। फिर देश आजाद हो गया 1947 में, बंटवारा भी हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया। तो अब ये जो उस टाइम शाही, फिर जीटी रोड अंग्रेजों के टाइम, अब ये रोड कहां से कहां है ये, अब क्योंकि अब हम कहां तक जाएंगे, पाकिस्तान तो जाने से रहे, तो पाकिस्तान की बॉर्डर पर है अपना अमृतसर, जहां पर गोल्डन टेम्पल है, अमृतसर। तो अब ये रोड कोलकाता से अमृतसर को जोड़ती है। इस रोड को ही वो पुराने वाली क्या है, जीटी रोड। तो वर्तमान में ये कोलकाता से अमृतसर तक, अंग्रेजों के टाइम पेशावर तक, और शेरशाह सूरी के टाइम में ये काबुल तक, उधर की जो घाटियां थी, सिंधु घाटी वाली जो इलाका था, वहां तक ये फैली हुई थी, और इधर ये कोलकाता में सोनार घाटी की तरफ थी। तो लीजिए, ये हो गया अपना भारत का सारा सड़क सिस्टम। उम्मीद करता हूं आनंद आया होगा। बहुत ही आसान सा है, एक कहानी की तरह ये चीजें आपस में चलती रहती हैं। चलिए, अब बारी है आपके प्रश्न की, और प्रश्न है आज का, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है उसकी कुल लंबाई कितनी है? स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई, कमेंट सेक्शन में अपना इंट्रो देते हुए आपको अपना ब्यौरा है वो देना है, अपना जो उत्तर है उसको देना है। और आपसे यही भी, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा ताकि उनको भी लाभ है वो मिल सके। अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन है वो भी आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।